हाय गाइस, वेलकम टू सीएस अतुल्यन क्लासेस। आज देखो मैं क्लास 12 में आपको एक छोटा सा चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीट करने जा रहा हूं और वो भी डायग्रामेटिक वे में एंड बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में। ये जो वीडियो रहने वाली है मुश्किल से हाफ एन आवर की वीडियो रहेगी आपकी और उसमें कोशिश करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट करा दूं। राइट, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स करते हैं जी कंप्लीट। ठीक है, छोटी सी वीडियो में लो जी। ये लो डायग्रामेटिक वे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसको। इशू ऑफ डिबेंचर्स, देखो वैसे ना कंपनी के पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, ये सब लोग आप समझते ही हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मींस जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी वो पैसा कहां से लाती है? या तो इक्विटी शेयर इशू करते हैं, या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, या डिबेंचर्स इशू करते हैं। राइट, ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है देखो कि कंपनी फंड जो रेज करती है वो इक्विटी शेयर से भी कर सकती है, प्रेफरेंस से भी, डिबेंचर से भी, बट करती किससे है? करती किससे है ये फंड रेज कंपनी? देखो हर सोर्स से फंड रेज करने के ना कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, कुछ कॉस्ट हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। लाइक इक्विटी शेयर से फंड रेज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा देखो, इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज इरिडीमेबल, कि लोगों से पैसा तो ले लिया, वापस तो देना ही नहीं। इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन तो आप कर भी नहीं सकते, कंपनी से मना करता है। और इक्विटी शेयर से फंड रेज करने का नुकसान क्या है? नुकसान है देखो वोटिंग राइट। वोटिंग राइट तो समझते हैं। तो इन शॉर्ट मार्केट में इतने शेयर भी इशू मत कर देना सो दैट की ओनरशिप अपने हाथ से निकल के बाहर वालों के पास चली जाए। तो इट मींस अगर मोर देन 50% शेयर आपने अगर आउटसाइडर्स को अलॉट कर दिए तो मालिक वो बन बैठेंगे। ऐसे ही अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूं तो डिबेंचर्स से फंड रेज करने के क्या नुकसान है? कि भैया डिबेंचर्स में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो यहां हम लोग इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं? इशू ऑफ डिबेंचर की। डिबेंचर भी एक तरह से क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है कंपनी डिबेंचर इशू करती है। और एक चीज और याद रखना, शेयर कैपिटल होता है, डिबेंचर लोन होता है। राइट, जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो डिबेंचर के साथ कभी भी कैपिटल वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिबेंचर कैपिटल होता ही नहीं है। तो डिबेंचर होल्डर्स ओनर्स नहीं होते, लेंडर्स होते हैं। इसलिए डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, डिविडेंड नहीं देते। राइट, चलो जी इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की अगर हम लोग बात करें, देखो इशू ऑफ डिबेंचर्स हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 इशूड फॉर कैश, दूसरा है इशूड फॉर काइंड, और तीसरा है इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। राइट, तो हम लोग सबसे पहले रिवर्स जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। अब एक बात बताओ, आप ये कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में समझते हो? होता क्या है कोलैटरल सिक्योरिटी? कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? देखो सिक्योरिटीज ना दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी सिक्योरिटी होता है, एक सेकेंडरी सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटीज दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये लो मैं लिख देता हूं यहां, एक प्राइमरी सिक्योरिटी होती है और एक सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है। क्या डिफरेंस है दोनों में? जब भी आप कभी लोन लेते हो ना बैंक से, तो जिस एसेट के लिए आपने लोन लिया उस एसेट पे पहला चार्ज किसका है? बैंक का। मान लो मकान के लिए लोन ले लो आप, है ना, तो उस मकान के कागज कहां रहेंगे? बैंक के पास, प्राइमरी सिक्योरिटी। अब बैंक अपने आप को इनसिक्योर फील करता है कि खाली सिर्फ प्रॉपर्टी के कागज से कुछ नहीं होगा, भाई मार्केट वैल्यू का डाउन हो गई प्रॉपर्टी, तो बैंक अपना लोन की रिकवरी कैसे करेगा? कहते हैं साथ में कुछ और भी दो। तो वो जो साथ में आप कुछ और देते हो ना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सिक्योरिटी। उसी सेकेंडरी सिक्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलैटरल सिक्योरिटी। उसी सेकेंडरी सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं? कोलैटरल सिक्योरिटी। अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। ये मान लो ये कंपनी है जी CSHJC लिमिटेड। ये कंपनी है CSHJC लिमिटेड, फुल फॉर्म तो आप समझ ही गए हो। राइट, CS अतुल्यन क्लासेस लिमिटेड। एक बैंक है, मान लेते हैं बैंक का नाम है जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
कुछ भी ले लो, कोटक महिंद्रा ले लो, एसबीआई ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, कुछ भी ले लो, ये सीएसएजीसी वाले ना एसबीआई से लोन मांग रहे हैं, है ना, लोन मांग रहे हैं 50 लाख रुपए का। किस लिए? कौन मांग रहा है लोन? सीएसएजीसी लिमिटेड, सीएस अतुल्यम क्लासेस लिमिटेड लोन मांग रहे हैं 50 लाख रुपए का प्रॉपर्टी के लिए। तो बैंक पता क्या कहता है कि भाई जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हो ना, वो प्रॉपर्टी के कागज तो हमारे पास रहेगी कहीं, वो तो अलग बात है, वो तो प्राइमरी सिक्योरिटी होगी। तो ये प्रॉपर्टी के कागज तो बैंक के पास रहेंगे, तो प्राइमरी सिक्योरिटी होगी। अब बैंक पता क्या कह रहा है कि भाई साथ में कुछ और भी दो, इन फ्यूचर अगर ऐसा हो मार्केट वैल्यू डाउन हो गई प्रॉपर्टी की, तो हम क्या करेंगे, हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो ये जो सीएसएजीसी लिमिटेड वाले हैं, ये पता क्या कह रहे हैं, यार देखो हम एक काम करते हैं कि आपको ना 20 लाख रुपए के डिबेंचर और इशू कर देते हैं, 20 लाख रुपए के 12% डिबेंचर्स और इशू कर देते हैं, है ना, 20 लाख रुपए के 12% डिबेंचर्स और इशू कर देते हैं एज सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी, राइट। तो एज सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर और इशू कर देते हैं आपको 20 लाख रुपए। और साथ में कंपनी ये भी कह रही है, देखो हमारी कंपनी बैंक को क्या कह रहे हैं, देख भाई एक बात सुनो, अगर लोन में डिफॉल्ट हुआ, वैसे तो देखो हम ये डिबेंचर तो आपको इशू कर रहे हैं, बट इन डिबेंचर्स पे आपको कोई भी राइट नहीं है, इन पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अभी आप सोचो 12% इंटरेस्ट भी देंगे आपको, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये डिबेंचर संभाल के रखना, इन पे अभी आपका कोई राइट नहीं है। इन पे राइट कब आएगा, पहली बार जब हम लोन के पेमेंट में रीपेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे तब, और उसके बाद भी पहले आप कहां से रिकवरी करोगे, इस प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी से भी फुल रिकवरी ना हो पाए तब आपका राइट बनेगा इन डिबेंचर्स, वरना आपका राइट नहीं बनेगा इन डिबेंचर्स। संभाल के रखना, ये हमारी डिबेंचर, इसका आपको कोई राइट नहीं है जब तक डिफॉल्ट ना हो और प्लस प्रॉपर्टी से फुल रिकवरी हो जाए, तब तक आपको कोई राइट नहीं है। बात समझ में आई? कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी हो गया। तो एक बात बताओ, ये डिबेंचर हमने क्या फॉर कैश इशू की है? कैश है इसके बदले, कुछ नहीं, ना हमने कोई राइट वाइट दिया, एज सिक्योरिटी सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू की है बस। चलो ठीक है। तो एक बात बताओ, हमने जो लोन लिया, सीएसएजीसी ने लोन लिया है 50 लाख रुपए का, तो इसकी लोन लेने की एंट्री तो हमें करनी ही पड़ेगी। लोन लेने की क्या एंट्री करते हैं हम लोग, क्लास 11 से पढ़ते हैं हम लोग। लोन लेने की क्या एंट्री होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम कोटक महिंद्रा, आईसीआई, जो भी होगा ऐसा। तो लोन लेने की एंट्री कर देना, कितने का लोन लिया हमने, 50 लाख का, लो जी 50 लाख का, ये तो लोन लेने की एंट्री कर दी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो मैंने डिबेंचर इशू किए थे, हमारी कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए थे 20 लाख के, इसकी कोई एंट्री करूं या ना करूं? अभी हमने डिबेंचर इशू जो किए हैं ना, सिर्फ सेफ कस्टडी के लिए इशू किए हैं, एक तरह से कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह से इशू किया, उसमें हमने कोई राइट नहीं दिया। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कहता है आपके पास दो ऑप्शन है इस केस में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहता है, आपके पास दो ऑप्शन है इस केस में। क्या दो ऑप्शन है? फर्स्ट ट्रीटमेंट तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं हम। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट तो ये है कि भैया नो एंट्री, कुछ भी ना करो, नो एंट्री, एंट्री मत करो, राइट। और दूसरा क्या ट्रीटमेंट है, कहते नहीं एंट्री करना ही चाहते हो तो कर दो। क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर इशू किया ना भाई, तो एंट्री कर दो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स टू 12% डिबेंचर्स। और नरेशन में लिख देना बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कितने के डिबेंचर इशू किए थे हम लोगों ने? 20 लाख के। तो ये लो जी अमाउंट लिख देंगे 20 लाख। क्या जाता है? अब बैलेंस शीट में कैसे शो करें इसको? क्वेश्चन ये राइज होता है, बैलेंस शीट में कैसे शो करें? अब देखो बैलेंस शीट की जब आप बात करोगे ना भाई, ये बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें भाई, तो बैलेंस शीट में क्या करना, हमने पहली बात लोन लिया है, लोन लिया है तो लोन को कहां दिखाते हैं?
एक तो देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 मेजर हेड होते हैं ना आपके। सबसे पहले वाला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा वाला एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरे वाला नॉन करंट लायबिलिटीज, पहले यहां नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड फोर्थ मेजर हेड क्या होता है, करंट लायबिलिटीज। ऐसे होता है ना, ठीक है। तो ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, इसमें एक माइनर हेड बनाते हो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से। किसके नाम से? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से, राइट। तो उसमें दिखा देना, एक तो लोन लिया है ना आपने बैंक से, बल्कि इसका नोट्स टू अकाउंट भी बना के दिखाओगे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो माइनर हेड मैंने डाल दिया यहां, इसका नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाओ पहले। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे उसमें लिख देना, क्या लिख देना भाई, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? लोन फ्रॉम बैंक 50 लाख का लोन है, ठीक है। और सुनो एक चीज और है, इसका दूसरा इफेक्ट, लोन लिया है ना बैंक से, तो बैंक बैलेंस भी तो इंक्रीज हुआ होगा। जो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ वो कहां जाएगा? एसेट साइड में। एसेट साइड में दो ही तो मेजर हेड होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में डिफरेंट माइनर हेड्स होते हैं। तो करंट एसेट्स में जो लास्ट वाला माइनर हेड है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें डाल देना बैंक बैलेंस कितने का, 50 लाख का। अच्छा, दूसरा ट्रीटमेंट जो हमने डिबेंचर इशू किया है कोलैटरल सिक्योरिटी, उसका क्या करें? बैलेंस शीट में कैसे शो करें उसको? तो बैलेंस शीट में शो करना है तो भाई उसके दो तरीके हैं। एक तो क्या करो आप यहां डिबेंचर्स दिखा देना, डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इनर कॉलम में कितने के, 20 लाख के, उसमें से फिर माइनस कर देना डिबेंचर सस्पेंस 20 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये नेट इफेक्ट मैंने नहीं कर दिया इसमें आउटर कॉलम में। एक ट्रीटमेंट तो ये है बैलेंस शीट में शो करने के, और दूसरा ट्रीटमेंट ये है भाई कि जो आपने डिबेंचर इशू किया ना एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इसको तो लायबिलिटीज में दिखाओ। ये लो मैं दिखा देता हूं। तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या करना है वो बता देता हूं। दोनों ट्रीटमेंट सही है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो भाई एक तो क्या करना, डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर्स दिखा दो यहां, कितने के, 12% डिबेंचर्स दिखा दो। एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए थे ना, 12% डिबेंचर्स कितने के, 20 लाख के। और जो डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री की थी ना अभी हम लोगों ने, देखो एंट्री क्या की थी, जर्नल एंट्री, ये डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। सो डिबेंचर्स को कहां दिखा दिया मैंने, 20 लाख का, लायबिलिटीज में दिखा दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। और ये डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि देखो डेबिट क्या है, डेबिट बैलेंसेस तो एसेट्स के होते हैं, तो कहां दिखाओ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और वो भी किसमें, नॉन करंट एसेट्स में। और नॉन करंट एसेट्स में भी जो सबसे लास्ट वाला माइनर हेड होता है ना, अदर नॉन करंट एसेट्स, उसमें दिखा दो इसको डिबेंचर सस्पेंस को, तो बैलेंस शीट में ऐसे शो कर देंगे हम इसको। डन। तो ये हमने पहले वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट किया, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एक बार देख लो डायग्राम में मैंने क्या लिखा है, ऐसे ही कुछ लिखा है कि कुछ और लिखा है, कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, चेक करो एक बार, सुनो। डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी हम लोग करते हैं तो भैया जब भी लोन रेज करोगे, रेजिंग ऑफ लोन, लोन रेज करने के टाइम पे क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, ये मैंने किया था 50 लाख का, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप डिबेंचर को इशू करोगे एज कोलैटरल सिक्योरिटी, है ना, ये लिखा है, ये लिखा भी है, डिबेंचर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो दो ट्रीटमेंट है जी। ट्रीटमेंट 1 नो एंट्री, ट्रीटमेंट 2 डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, तो ये एंट्री कर दो। और इसका इफेक्ट मैंने बताया कि डिबेंचर सस्पेंस कहां दिखा दो, एसेट साइड में, नॉन करंट एसेट्स में, सबसे लास्ट वाले माइनर हेड में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। और ये डिबेंचर्स कहां चले जाएंगे, लायबिलिटी साइड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, राइट। और जब लोन का पेमेंट हो जाएगा तो डिबेंचर रिलीज हो जाएंगे। जब डिबेंचर रिलीज हो जाएंगे तो क्या करोगे, डिबेंचर रिलीज हो जाएंगे तो इस एंट्री को रिवर्स कर देना, नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा।
तो क्या एंट्री कर दी मैंने रिलीज करने के टाइम पे परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस रिवर्स एंट्री में कोई बात करता हूं क्या नेट इफेक्ट 0 राइट। चलो ये तो बात की हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब हम आते हैं इशूड फॉर काइंड में। अब किसमें आ रहे हैं हम लोग इशूड फॉर काइंड में कि डिबेंचर्स को अगर हम इशू करें किस लिए फॉर काइंड मतलब हमने किसी से एसेट्स खरीदी हैं तो बदले में पैसा देना था, पैसा ना देके हमने क्या किया डिबेंचर इशू कर दिया उसको। या फिर दूसरी बात हमने किसी से बिजनेस खरीदा है तो परचेज ऑफ एसेट्स के लिए हो गया, ये परचेज ऑफ बिजनेस के लिए हो गया। देखो यहां बिजनेस खरीद रहे हैं या एसेट्स खरीद रहे हैं राइट। ऐसे हमने किसी से बिजनेस खरीदा, भाई जब बिजनेस खरीदा तो बिजनेस में एसेट्स भी होंगी लायबिलिटीज भी होंगी, बदले में पैसे ना देके हम उसको क्या कर रहे हैं डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं राइट। तो लाइक फॉर एग्जांपल सुनो लो जी दूसरा ही नोटबुक ले लेता हूं, एक पेज अलग से ऐड कर लेता हूं इसमें, यहां बताता हूं। हाँ जी सुनो, तो भाई समझ लो हमने किसी से कोई एसेट्स खरीदी है, पहले एसेट्स की बात कर लेते हैं फिर बिजनेस की भी बात कर लेंगे ठीक है। चलो तो हमने किसी से ना एसेट खरीदी तो ये लो जी एसेट खरीदी है, चलो ये लो एसेट ही खरीदी है तो एंट्री क्या करें एसेट अकाउंट देंगे है ना। किससे खरीदी है मान लो XYZ लिमिटेड से खरीदी है, कितने की एसेट खरीदी है भाई मान लो 4,50,000 रुपए की एसेट खरीदी है दैट इज 4,50,000 4,50,000 की एसेट खरीदी। तो जो हमने एसेट खरीदी है XYZ लिमिटेड से उसको पेमेंट भी तो देना होगा 4.5 लाख रुपए, बिल्कुल देना है। तो हम क्या कर रहे हैं देखो इसको पेमेंट ना देके बदले में डिबेंचर्स से पेमेंट तो देना ही है। देखो XYZ लिमिटेड को 4,50,000 देना है, ये लो जी XYZ लिमिटेड डेबिट XYZ अकाउंट डेबिट कितने से 4,50,000 से राइट। अब हमें इसे पैसे देने थे, हम लोग पैसे ना देके क्या कर रहे हैं डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। और देखो सुनो काम की बात यह है कि डिबेंचर्स को आप एट पार भी इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट भी। शेयर्स को तो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, सेक्शन 53 प्रोहिबिट करता है, बट डिबेंचर्स को तो डिस्काउंट पे इशू कर ही सकते हो भाई राइट। तो मान लो चलो ये परेशानी कहां होती है इसमें ये मैं बता रहा हूं आपको। अब जब आप डिबेंचर इशू करते हो ना XYZ लिमिटेड को तो क्वेश्चन राइज होता है यार कि डिबेंचर कितने इशू करने हैं। मेन प्रॉब्लम यहां आती है एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट अगर इशू करें तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने में दिक्कत आती है। तो भाई वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालने हैं वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालने हैं ये मैं यहां बता दे रहा हूं। तो देखो जितना भी आपको पेमेंट करना हो ना भाई टोटल पेमेंट जो भी करना हो, टोटल पेमेंट जितना भी करना हो, जैसे अभी इस केस में मैंने 4.5 लाख रुपए की एसेट खरीदी है ना, ये 4.5 लाख रुपए की, तो मुझे कितने पैसे देने हैं 4,50,000। तो जितना भी मुझे पेमेंट करना हो लाइक 4,50,000 डिवाइडेड बाय क्या करो इशू प्राइस करो, डिवाइडेड बाय क्या करो इशू प्राइस कर लो। अब ये इशू प्राइस क्या रहेगा वो तो डिपेंड करेगा ना कि हमने जो डिबेंचर इशू किया है पार इशू किया है प्रीमियम या फिर एट डिस्काउंट। तो मान लो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे इशू कर रहा हूं तो भाई 100 रुपए से डिवाइड करो। 100 रुपए का डिबेंचर अगर 90 रुपए पे इशू कर रहा हूं तो भाई 90 रुपए से डिवाइड कर लो। और अगर 100 का डिबेंचर 125 पे इशू कर रहा हूं 25% प्रीमियम पे तो डिवाइडेड बाय 125 करना। तो इन शॉर्ट नेट इफेक्ट ये निकलता है भाई कि डिवाइडेड बाय किससे करना है इशू प्राइस से, तो इससे नंबर ऑफ डिबेंचर निकल आएंगे। एट पार इशू किया तो पार वैल्यू से डिवाइड कर लो, एट डिस्काउंट इशू किया तो डिस्काउंटेड वैल्यू से डिवाइड कर लो, और प्रीमियम पे इशू किया तो एट शेयर्स ऑफ इशू एट प्रीमियम पे अगर इशू किया था तो जो प्रीमियम इंक्लूड करके वैल्यू आती है उससे डिवाइड कर लो। तो क्या निकल आएगा इससे नंबर ऑफ डिबेंचर।
अब मान लो चलो मैं हर एक केस में लेके चल रहा हूं वन बाय वन। ये केस ए हो गया है ना, ये केस बी हो गया, ये केस सी हो गया। अब बताओ तीनों केसेस में नंबर ऑफ डिबेंचर कितने कितने आते हैं, निकाल सकते हैं। अभी जैसे मुझे पेमेंट करना था भाई 4,50,000 का पेमेंट करना था, तो केस ए में मान के चल रहा हूं मैं कि जो डिबेंचर इशू किए थे हमने वो एट पार इशू किए हैं, 100 का डिबेंचर 100 पे इशू किया है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने बनते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा 4500। तो एक केस में कितने डिबेंचर इशू करेंगे हम लोग 4500 डिबेंचर्स। अगर मैं बी केस की बात करूं तो बी केस में कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आते हैं 4,50,000 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो कितने डिबेंचर्स आएंगे निकल के 5000। ठीक है 5000 डिबेंचर्स आएंगे। सी में अगर आपने डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए थे तो कितने आएंगे 125 से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको तो कितना आएगा बताओ, बता सकते हो। सी पॉइंट में ये आएंगे भाई 3600 डिबेंचर्स आपके, चेक कर लेना चाहें तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल आए मेरे। तो ठीक है अब तो सारा झगड़ा ही खत्म है, प्रॉब्लम ही खत्म है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये लो जी पहले वाला केस वन बाय वन तीनों केसेस बता रहा। पहले वाले केस में क्या निकाला दिया हम लोगों ने, कितने डिबेंचर आए 100 रुपए पे इशू किया था तो 5000 डिबेंचर आए थे ना। ये लो केस ए, पहले वाले केस में नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आए थे हमारे, देखने एक बार चेक करो 4500 थे जी 5000। चलो ठीक है तो यहां तो 12% डिबेंचर्स लिखोगे आप। ये जो 12% डिबेंचर्स लिखोगे ना यार ये हमेशा फेस वैल्यू से लिखना है। किससे लिखना है फेस वैल्यू से। तो नंबर ऑफ डिबेंचर मैंने कितने इशू किए बताओ 4500 इनटू 100। डिबेंचर की फेस वैल्यू तो 100 ही है ना, 4,50,000 से बात खत्म हो गई। बताओ क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है फर्स्ट केस में, केस ए में बोलो हाँ या ना। ना, बड़ा आसान काम था ये तो। चलो अब बी केस में आ जाओ। लो जी इस केस को चेंज कर रहा हूं, केस ए ना लिख के केस बी ले लो। बी केस में अगर आपको याद होगा, ये पहले मैं हटा देता हूं कभी आप कंफ्यूज हो जाओ इससे, है ना। ये लो यहां हमेशा फेस वैल्यू आएगी, ये मैं लिख देता हूं लो रेड कलर से लिख देता हूं, ये हमेशा ये फेस वैल्यू आएगी हमेशा परसेंटेज डिबेंचर्स में। तो बी केस की अगर मैं बात करूं तो चेक करो बी केस में कितने डिबेंचर इशू कर रहे थे आप 5000। तो 5000 डिबेंचर इशू हुए, चलो ले लेते हैं 5000 डिबेंचर इशू हुए हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए। तो कितना हो गया बोलो 5 लाख रुपए। हाँ कि ना, बिल्कुल जी। बट डेबिट क्रेडिट तो मैच करना चाहिए ना। इस बार हमने डिबेंचर को इशू किया था डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो लॉस है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो भाई, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने से आ जाएगा 50,000 से। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने से आ गया 50,000 से। और ये डिस्काउंट सुनो पूछ सकता है इसके बारे में, ये जो डिस्काउंट है ना इसको कहां से राइट ऑफ करते हैं। अगर वो कहे डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करके भी बताओ तो कहां से राइट ऑफ कर देते हैं। पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लास्ट में एक एंट्री और कर देना बस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाएगा बस। और क्या करना है, कितने से 4.5 लाख। देखो 4.5 लाख नहीं था ये, डिस्काउंट तो कितना था 50,000 था ना। तो मान लो अपने पास प्रीमियम में ऑलरेडी 10,000 पड़े हुए हैं, तो 10,000 तो प्रीमियम से ले लो और 40,000 कहां से ले लो स्टेटमेंट ऑफ P&L से, राइट। तो कितना राइट ऑफ हो जाएगा पूरा 50,000 राइट ऑफ हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ। तो इन शॉर्ट जब भी डिस्काउंट को राइट ऑफ करोगे पहले कहां से राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L को यूज नहीं करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L को तो मजबूरी में यूज करना है जब सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो, राइट। चलो ठीक है ये बात भी हो गई। तो डिस्काउंट वाला केस भी हो गया, केस नंबर बी। अब हम चले केस नंबर सी पे। लो जी केस नंबर सी की बात कर लो, ये पहले हटा देता हूं फिर केस सी का आ जाता है। ये लो जी केस नंबर सी की बात करते हैं।
ठीक है, केस नंबर सी में आ जाओ। केस नंबर सी में जरा एक बार चेक करो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले थे हम लोगों ने, 3600, क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रहे थे ना 25%, तो 3600 डिबेंचर थे। तो ठीक है, 12% डिबेंचर्स में तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू लिखते हैं भाई। देखो तो 3600 डिबेंचर्स है जी, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, कितना हो गया बोलो, 3,60,000 रुपए। मैंने बताया ना, यहाँ तो हमेशा फेस वैल्यू आती है जी, कोई दिक्कत नहीं है राइट। तो यहाँ तो हमेशा फेस वैल्यू आती है। अब प्रीमियम पे इशू किए थे ना, तो प्रीमियम और ले लो, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो 25% प्रीमियम पे इशू किए थे, क्यों, 100 का डिबेंचर 125 में इशू कर रहे थे आप। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं बोलो, 3600 इनटू 25 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, क्या 90,000? बिल्कुल जी, 90,000 आएगा। तो 360 प्लस 90 हो गया पूरा 4,50,000। क्या प्रॉब्लम है इसमें बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान काम है ये तो। ठीक है, ये तो था जब हम एसेट्स खरीदते हैं। अब अगर मान लो किसी का बिजनेस खरीदा हो तो क्या करें, बिजनेस भी खरीदवा देते हैं। बिजनेस खरीदने में क्या जाता है, लो जी बिजनेस का एग्जांपल भी ले लेता है। एक एग्जांपल बिजनेस का भी ले लेते हैं। तो मान लो हम बिजनेस खरीद रहे हैं किसका, XYZ लिमिटेड का। तो आपको पता होगा बिजनेस में तो भैया एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों होती है। तो चलो ठीक है, सन्ड्री एसेट्स खरीद ली। क्वेश्चन में अगर एसेट्स दिए हो ना, तो एसेट्स को इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर देना क्या क्या खरीदा है एसेट्स में। सन्ड्री एसेट्स खरीद लो, कितने की है जी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, कितने से, 10 लाख रुपए से। डन। 2 बिजनेस में तो लायबिलिटीज भी गई, 2 सन्ड्री लायबिलिटीज, कितने की है लायबिलिटीज उसमें, ये 10,000 लिख दिया मैंने 10 लाख के बदले। आप लोग एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करना, मेरी गलती चल जाएगी, आपकी नहीं चलेगी। समझ गए ना किस सेंस में कहना चाहता हूं, मार्क्स तो आप ही को लेने, मुझे थोड़ी लेने। चलो, सन्ड्री लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो भाई सन्ड्री लायबिलिटीज है इस बिजनेस में 2 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, एसेट्स है 10 लाख की, लायबिलिटीज है 2 लाख की, तो बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 8 लाख रुपए। बिजनेस कितने का है, 8 लाख रुपए का। नेट वर्थ कितनी है बिजनेस की, 8 लाख रुपए। और आपने कितने में खरीदा, ये लो जी कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड से खरीदा है आपने ये बिजनेस। कितने में खरीदा है, मान लो 4,50,000 रुपए में खरीदा है, 4,50,000। अच्छा एक बात सोचने वाली है, देखो 8 लाख रुपए का बिजनेस था, हमने कितने में खरीदा, 4,50,000 में। कम में खरीदा ज्यादा में खरीदा, 8 लाख रुपए वाला बिजनेस 4.5 लाख में खरीदा है। कम में खरीदा है ज्यादा में खरीदा है, कम में खरीदा है। तो कम में खरीदा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। और ऐसा प्रॉफिट कभी कभी होता है कि बार बार होता है, कभी कभी होता है। और जो प्रॉफिट कभी कभी होता है ना, वो रेवेन्यू रिजर्व नहीं, वो कैपिटल रिजर्व कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो इसको कहां डाल देंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। कहां डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट हो गया ये कितने का, हम लोग 4 तो 650, 10 लाख में से 650 चल गए, 3,50,000 का प्रॉफिट हो गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा मान लो इस बिजनेस की जो लायबिलिटीज थी, ये मैं हटा देता हूं कैपिटल रिजर्व, ये और बताओ जी, सन्ड्री लायबिलिटीज में हटा देता हूं अभी यहां से। मान लेता हूं सन्ड्री लायबिलिटीज कितनी थी इसकी बिजनेस की, 6 लाख रुपए थी। अब एक बात बताओ यार, बिजनेस की एसेट्स थी 10 लाख की, लायबिलिटीज थी 6 लाख की, तो बिजनेस की वर्थ तो 4 लाख थी। और आप कितने पैसे देके आए हो उसको, 4.5 लाख रुपए। कम देके आए ज्यादा देके आए, ज्यादा देके आए। तो ज्यादा किस चीज के देके आए होंगे, बोलो, गुडविल के। पैसे ज्यादा क्यों देते हैं, उसकी गुडविल भी तो रही होगी ना बिजनेस की, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने से, 50,000 से। तो समझ गए ना क्या कहना चाहता हूं। तो देखो ये सन्ड्री एसेट्स हमारे पास होंगी, सन्ड्री लायबिलिटीज भी हमारे पास क्वेश्चन में होंगी, कितने में बिजनेस खरीदा है ये भी हमें पता होगा। अब हमें क्या करना है,
डेबिट साइड में बैलेंस अगर बचेगा तो गुडविल आएगा, और क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस बचेगा तो कैपिटल रिजर्व आएगा। बस ये कहना चाहता था मैं शॉर्ट में। तो दोनों चीजें एक साथ तो भाई हो नहीं सकती, या तो बिजनेस खरीदने के टाइम में प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल रिजर्व है, लॉस हुआ मतलब ज्यादा पैसे दे दिए तो गुडविल है। दैट्स इट। और क्या करना है? पहली एंट्री क्लियर? बिल्कुल जी, क्रिस्टल क्लियर है ना। चलो अब देखो, पेमेंट करना है मुझे कितने का? 4.5 लाख रुपए। भाई जिससे बिजनेस खरीदा पैसे तो देने ही है। 4.5 लाख का देखो मैंने अमाउंट भी सेम लिया, वही 4.5 लाख जो पिछले क्वेश्चन में ली थी। तो अब XYZ लिमिटेड को 4.5 लाख का पेमेंट करना है, कर देते हैं तो क्या लाभ है उसमें? जिसका बिजनेस खरीदा पैसे तो दोगे ही नहीं दोगे। XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से दोगे? 4.5 लाख से, मतलब 4,50,000 रुपए से। ठीक है, 4,50,000 रुपए से हमने क्या किया? ये पेमेंट करना है ना उसको। ठीक है ना भाई? ठीक है, अब ये पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करोगे? डिबेंचर्स के थ्रू। और जब डिबेंचर्स आप ये इशू करोगे, अगेन 2% डिबेंचर्स है ना, जब ये परसेंटेज डिबेंचर इशू करोगे तो अगेन एट पार भी इश्यूज हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट भी। तो इसमें सिस्टम वही वाला चलेगा सेम जो भी मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया। यहां हमेशा फेस वैल्यू आएगी, है ना, यहां हमेशा क्या आएगा? फेस वैल्यू आएगी। अब अगर प्रीमियम पे इशू करोगे तो भैया तो क्या लिख देना? सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू करोगे तो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट हो जाएगा। और पार वैल्यू पे इशू करोगे तो ना प्रीमियम आएगा ना डिस्काउंट, फिर क्या झगड़ा है? समझ गए? और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालना है वो तो वैसे निकालेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे मैंने। कैसे निकाले थे कि जितना भी पेमेंट करना है टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कर लेना। तो इशू प्राइस मतलब या तो 90 रुपए या 100 रुपए या 110 रुपए जो भी होगा सच। तो ये वाला केस था जी किस चीज का? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर अदर देन कैश, है ना, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर काइंड। देख लो एक बार, इसको कंक्लूड करते हैं, फिर इशूड फॉर कैश की बात तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। तो इशूड फॉर काइंड में 2 तरह की चीजें थी। फॉर परचेज ऑफ बिजनेस के लिए डिबेंचर इशू कर रहे हो या फॉर परचेज ऑफ एसेट्स के लिए। एसेट्स के लिए करोगे तो पहली एंट्री क्या बनी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और फिर दूसरी एंट्री में मैंने क्या लिखा है देखो, वेंडर जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट होगा, ना कम से ना ज्यादा से, है ना। वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। और परसेंटेज डिबेंचर्स में देखो मैंने क्या लिखा है यहां, फेस वैल्यू से लिखना है ये तो हमेशा। किससे लिखना है? फेस वैल्यू से। अब प्रीमियम पे इशू किया होगा तो प्रीमियम आ जाएगा, और डिस्काउंट पे इशू किया होगा तो डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है। और नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालना है? और बल्कि नंबर ऑफ डिबेंचर की बात बाद में करेंगे, तो पहले बिजनेस पे आ जाते हैं। अगर बिजनेस खरीदोगे तो मैंने अभी आपको एंट्री बताई है, एसेट अकाउंट डेबिट, है ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, और उसके बाद जितने में बिजनेस खरीदा टू वेंडर, और उसके बाद मैंने क्या कहा था, डेबिट में बचे तो गुडविल और क्रेडिट में बचे तो कैपिटल रिजर्व। दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, दोनों चीजें तो एक साथ कभी होगी। और देखो जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के लिए तो एंट्री कॉमन हो गई, यहां भी ये वेंडर था ना शुरू, दोनों के लिए पेमेंट की एंट्री तो कॉमन हो गई। ठीक है जी, पेमेंट के लिए तो दोनों एंट्री कॉमन हो गई। या वेंडर को पेमेंट कर रहे थे, यहां भी वेंडर को पेमेंट कर रहे थे। ठीक है, एंट्री सेम रहेगी ये वाली। नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी सेम निकालेंगे जैसे अभी तक हमने निकाले हैं पिछले कॉन्सेप्ट में। ठीक है जी, यहां तक बात। तो ये हम लोगों ने बात की किस चीज की? इशू ऑफ डिबेंचर्स इशूड फॉर काइंड अदर देन कैश। तो हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज इशूड फॉर कैश। इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डन, आज के लिए इतने रखें। चलो जी, आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS क्लासेस एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।